हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 दैट इज रेडॉक्स। और रेडॉक्स में हमने अब तक हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड उसके बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद स्टॉक नोटेशन क्या है वो भी क्लियर है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ओल्ड कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट ये पूरा आपका क्लियर है। आज का जो लेक्चर है दैट इज टाइप ऑफ रेडॉक्स। ओके, तो आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं दैट इज टाइप ऑफ रेडॉक्स। अब देखो, जेडबलई और नीट की मैं बात कर रहा हूं जो एमसीक्यू दो पैटर्न में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा, देयर आर 4 रिएक्शंस आर गिवन and you have to identify which one is redox or which one is not redox। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर होना चाहिए कि केमिस्ट्री के जितने भी रेडॉक्स है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल केमिकल रिएक्शन कंसीडर्ड एज अ रेडॉक्स। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है? सही बात है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, यू हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर और उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे? तो उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री में एक केमिकल रिएक्शन पढ़ा है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो उसके बात करते हैं अभी। न्यूट्रलाइजेशन अकर्स बिटवीन एसिड एंड बेस। फॉर एग्जांपल HCl दैट इज एसिड, NaOH दैट इज बेस। So these two are reactant and between these two chemical reaction take place and ultimately we have NaCl plus H2O. So this is a simple chemical reaction. Okay. Now we have to identify this reaction is redox or not. Clear? और उसके बेस पे वो ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको सोचना नहीं है। You have to consider based on इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उससे डिसाइड हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो सब आपको पता है। पीरियोडिक टेबल में जब कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। बाद में जब वो किसी कंपाउंड के अंदर होता है तो वहां पे वो पॉजिटिव में आ सकता है या तो नेगेटिव में आ सकता है। कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लिए रूल फिक्स है, मैंने आपको बताया था। दूसरे कुछ एलिमेंट से उनका रेंज होता है, ये सब आपको पता है और उसको अप्लाई करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप देखो HCl फॉर एग्जांपल है। सो HCl दैट इज अ केमिकल कंपाउंड। पूरा HCl का चार्ज 0 है, बट उसमें जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और Cl का -1 है। तो +1 -1 रिजल्टेंट चार्ज दैट इज 0। तो HCl का पूरा 0 है, लेकिन उसमें जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन और क्लोरीन है उसका +1 और -1 है। क्लियर? नाउ सेकंड कंपाउंड दैट इज NaOH। अब NaOH में आपको Na का पता है, मैंने आगे भी बताया था। Na जो है दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में होता है तो भगवान ने उनको बोला है कि आपको +1 में रहना है। क्लियर? तो Na का +1 होता है क्योंकि वो कंपाउंड में है। ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। नाउ चेक रिजल्टेंट चार्ज बिकम्स 0। तो ये बात हो गई रिएक्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। फिर से NaCl है तो उसमें Na का देखो +1 होगा, Cl का -1 होगा। ऑक्सीजन है यहाँ पे -2 नॉर्मली होता है, हाइड्रोजन का नॉर्मली +1 है, लेकिन दो हाइड्रोजन है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 होगा। नेगेटिव ऑलरेडी -2 है, +2 -2 दैट इज 0। अभी जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है दैट इज फॉर सिंगल एटम। क्लियर? अब लिखने के बाद आपको चेक करना है
ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग कन्वर्जन, किसका डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताओ कि पूरा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एक भी ऐसा एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हो या डिक्रीज होता हो। जैसे सोडियम, तो लेफ्ट साइड में देखो सोडियम +1 में है और राइट साइड में नो चेंज। Cl -1, हाइड्रोजन कोई भी हाइड्रोजन +1 का कोई भी अवेलेबल हो वैसे, यहां पे देखो ऑक्सीजन, ये पूरा केमिकल रिएक्शन हुआ, एक भी एटम ऐसा नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। चेंज मींस either increase or decrease. It means this chemical reaction is not redox. Clear? तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन जितने भी है वो सब रेडॉक्स ऐसा जरूरी नहीं है। तो एमसीक्यू में पहली पैटर्न ये आती है, there are 4 chemical reactions are given and you have to identify which one is redox or which one is not redox. So in that case, first of all you have to find out oxidation number like this. तो इसके बहुत प्रैक्टिस करेंगे आगे, टेंशन मत लेना। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स है, तो रेडॉक्स के अंदर भी उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उस बेस पे है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स। मतलब अब आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है कि रेडॉक्स है कि नहीं है, रेडॉक्स तो है ही, लेकिन उसको किस कैटेगरी का रेडॉक्स। क्लियर? उसमें टोटल 4 कैटेगरी है। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत इजी है, कॉम्बिनेशन के नाम से ही पता चलता है कि इसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल A plus B gives C. So such type of chemical reaction is known as combination redox reaction. redox तो है ठीक है, लेकिन इसका टाइप हो गया कॉम्बिनेशन। एक फोटो खींच लेना एक बार एग्जांपल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया क्या है, ये जो हमारा पार्ट है दैट इज रिएक्टेंट पार्ट, और ये जो पार्ट है दैट इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंडीशन है either A or B, और A B must be an element। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दो में से रिएक्टेंट यहाँ पे दो होंगे दैट इज कंपल्सरी, दो में से एक रिएक्टेंट जो है दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ये क्लियर होना चाहिए, दो में से एक तो एलिमेंट होना ही चाहिए। दोनों है वेल एंड गुड, मिनिमम one reactant must be element। clear? For example, C plus O2 gives CO2। अब तक आप इसको ऑक्सीडेशन बोलते थे, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन बोलते थे सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, हम प्रूव कर देंगे कि रिएक्शन रेडॉक्स है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कांसेप्ट। ओके, रेडॉक्स तो है, कैसे पता चलेगा रेडॉक्स? अभी मैंने बताया था वैसे ही, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कार्बन क्या है? एलिमेंट, अकेला है, ऑल एटम आर से, तो एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो। O2 ऑल एटम, O2 मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट ही है, यहाँ भी जीरो ही होगा। नाउ दिस टू कंबाइन टुगेदर इन द मार्केट एंड वी हैव CO2। अब CO2 तो कंपाउंड है, अब इसमें CO2 का चार्ज 0 है, लेकिन वो 0 चार्ज है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का चार्ज होता है यहाँ पे -2, सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ जो मैं लिखता हूँ दैट इज ओनली फॉर सिंगल एटम, याद रखना। तो सिंगल एटम का -2 है, तो दो ऑक्सीजन है तो -4 होगा कि नहीं टोटल? यस। तो कार्बन का कितना होना चाहिए? सिंपल लॉजिक है, +4 होना चाहिए, सिंपल। तो कार्बन देखो 0 से +4 में जा रहा है। अब 0 से +4 का मीनिंग होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके,
और ऑक्सीजन देखो 0 से -2 जा रहा है, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स। क्लियर है, रेडॉक्स तो है ही, लेकिन रेडॉक्स में कौन सा कॉम्बिनेशन, रीजन ये दो कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये हम लिख सकते हैं, जैसे CH4 तो एलिमेंट नहीं है, CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2। सर ये तो कंबशन था अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। एक ही रिएक्शन को आप 2 3 4 5 नाम दे सकते हो, उससे रिएक्शन जल्दी होता है, ठीक है। जैसे हमारा पर्सन एक ही है, हमारे भी 2 3 नाम होते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट का नाम अलग होता है, घर पे चिंटू मिंटू बोला जाता है, सही बात है कि नहीं? यस। तो ए भी एक रेडॉक्स ही है, ठीक है। थर्मो में उसको कंबशन बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स एक कॉम्बिनेशन है। रीजन ये दोनों कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट कितनी मिलेगी डजंट मैटर, लेकिन दो रिएक्टेंट होने चाहिए, दैट इज कंडीशन इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये दो रिएक्टेंट में वन रिएक्टेंट मस्ट बी एन एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें ए एलिमेंट नहीं है, कब पढ़ेंगे एलिमेंट, तो इसको कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। क्लियर? चलो अब इसमें देखते हैं एग्जांपल, ये भी रेडॉक्स है, कैसे बदलेगा, ऑक्सीजन का कितना यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो +1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है 0। सर कार्बन यहाँ पे -4 है, यहाँ पे कार्बन +4 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, -4 +4, तो इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे, कार्बन -4 से +4 जा रहा है, ऑक्सीजन 0 से माइनस में जा रहा है, हाइड्रोजन प्लस से 0 में जा रहा है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट है इसमें, रेडॉक्स तो है, ठीक है। लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो आप बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो नोटबुक के अंदर। अभी तो टाइप करना है बस, इसका एक तो पड़ेगा, ओके। चलो दूसरा रिएक्शन लेते हैं, दैट इज द ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन एंड दैट इज डीकंपोजिशन, ओके। नंबर 2, decomposition, that is opposite to combination। decomposition में reactant एक ही होता है, mostly compound, and this compound undergoes decomposition and we have minimum 2 products, okay। और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं decomposition। उसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर H2 gives H2 plus O2, इसको बैलेंस कर देते हैं, 2H2 प्लस 1। और ये रिएक्शन की कंडीशन है, जैसे वहां पे कंडीशन क्या थी, रिएक्टेंट में दो में से एक एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा है प्रोडक्ट में, मान लो कि B और C है तो दो में से एक एलिमेंट होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होना ही चाहिए, इसमें दोनों एलिमेंट। क्लियर? ए भी रेडॉक्स ही है, इसमें हाइड्रोजन का स्टेट यहाँ पे +1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 0 एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है -2, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, ये एलिमेंट है। हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा है और ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन का इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन रेडॉक्स तो नहीं। क्लियर? साथ में इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन के भी बहुत सारे एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में है, तो कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। क्लियर? चलो इसके बाद थर्ड जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन, ओके। और सब्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जांपल हमने जो एक्सपेरिमेंट हमने किए थे उसमें दे दिया है, लेकिन इसमें दो कैटेगरी में लिख सकते हैं। एक कैटेगरी है दैट इज मेटल सब्स्टिट्यूशन और दूसरी जो है दैट इज नॉन मेटल सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मेटल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो मान लो कि हमने पढ़ लिया है CuSO4 aqueous, याद है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने बनाया था जिसमें Cu2+ होता है और SO4 -2 होता है,
बाद में हमने इसमें मेटल ऐड कर दी थी, कौन सी, जिंक मेटल, और ये मेटल थी सॉलिड फॉर्म में। अब जिंक का पावर ज्यादा था, इसीलिए जिंक ने Cu2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। अब प्रोडक्ट क्या मिली थी हमें बताया, दैट इज ZnSO4 प्लस Cu solid। तो इसमें आप देखो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर मेटल आयन था वो डिस्प्लेस हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, मतलब विद द हेल्प ऑफ जिंक। ए बी रेडॉक्सी ये हमने पढ़ लिया है, Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 था, जिंक सल्फेट में उसका स्टेट होता है +2। ठीक है, कॉपर Cu2 प्लस है तो यहाँ पे +2 होता है और यहाँ पे 0। तो Zn का स्टेट आप देखो इंक्रीज हो रहा है 0 से +2, और यहाँ पे स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है +2 से 0। इट मींस दिस इज द रेडॉक्स, दैट इज क्लियर। लेकिन उसमें मेटल को सब्स्टिट्यूट होना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अनदर मेटल। कौन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा वो सीरीज पे डिपेंड है, वो आगे भी मैंने बताया था आपको, फिर भी डिटेल में ट्रांसफर पड़ता है। ओके, अभी आप एग्जांपल याद रखो बस, बाद में सब्स्टिट्यूशन में दूसरी एक कैटेगरी है नॉन मेटल सब्स्टिट्यूशन। नॉन मेटल सब्स्टिट्यूशन, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में क्या करेंगे, तो नॉन मेटल में जनरली या तो आप कंपाउंड में से हाइड्रोजन को निकालो या तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाइड्रोजन वाला रिएक्शन बहुत हमारे पास है। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम प्लस H2। ठीक है, अब जब आप कॉलेज में जाओगे तो एक एक्सपीरियंस आपको होगा केमिस्ट्री की लैब में, कुछ लोग पटाखे जलाएंगे वहां पे, क्या बात करते हो सर कैसे, तो नॉर्मली कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे, ये सोडियम है, तो सोडियम मेटल के छोटे छोटे पीस होते हैं, डिब्बे में कहीं पे रखे होंगे कोने में। कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसमें से 1 या 2 पीस जो केमिस्ट्री के लैब में जो हमारा वो वॉश मशीन का एरिया होता है वो उसके अंदर रख देंगे। क्लियर। अब जैसे कोई प्यून या कोई दूसरा स्टूडेंट नल जो है ऑन करेगा तो वाटर और सोडियम के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है एंड दैट इज एक्सप्लोसिव। व्हाई एक्सप्लोसिव, बिकॉज एमिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और उसमें रिएक्शन होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो नॉन मेटल हाइड्रोजन एंड विल इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। मतलब इसमें सोडियम ने वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, मतलब ये रिएक्शन हो गया आपका नॉन मेटल सब्स्टिट्यूशन। बैलेंस कर सकते हैं यहाँ के 2Na 2Na हो जाएगा। यहाँ पे रेडॉक्स है, सोडियम का स्टेट यहाँ पे 0 होता है और NaOH में +1, तो सोडियम का स्टेट इंक्रीज हुआ। हाइड्रोजन है तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे हो जाता है 0। ये हाइड्रोजन देखना है, ये वाला नहीं। क्लियर। ऑक्सीजन का स्टेट सेम रहता है दोनों में -2 -2, तो अभी मैं लिखना नहीं। तो ये जो एग्जांपल है रेडॉक्स का ही है, बट इन दिस रेडॉक्स नॉन मेटल विल इवॉल्व with the help of sodium। क्लियर। तो ये एग्जांपल में देख सकते हो। नॉर्मली हाइड्रोजन कहाँ में होता है, पानी में होता है, सिंपल। तो कुछ मेटल ऐसी है जैसे सोडियम, वो पानी में से भी हाइड्रोजन निकाल सकती है। कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल होती है, उसको थोड़ा टफ रहता है, तो वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में भी हो सकता है, उसकी वेपर भी आप ले सकते हो। हाइड्रोजन निकालने के लिए एसिड भी आप यूज कर सकते हो। मान लो कि HCl है, HCl, उसमें से भी हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो मान लो कि मैंने मेटल यूज की जिंक, तो Zn plus HCl, so we have ZnCl2 plus हाइड्रोजन। ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। और आपने 9th 10th पढ़ा होगा, if any metal, जनरली ऐसा स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, if any metal react with acid, any metal react with acid, then due to chemical reaction between metal and acid, hydrogen gas that will released। ऐसा आपने कहीं पे पढ़ा है जनरली। ओके, तो ये एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं। ये भी रेडॉक्स है, तो ये नॉन मेटल का है और एक मेटल का है, तो इसका एक फोटो निकालो।
तो तीन कैटेगरी मैंने आपको बता दी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन. नाउ लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी, ओके, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन. टिपिकल देखें थोड़ा, देखो 4 डिसप्रपोर्शनेशन. बहुत लंबा है. अब इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा. मतलब सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उसमें क्या होगा, देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको. हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, H2O2, सबको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसका जब रिएक्शन डिकम्पोजिशन होता है बिटवीन H2O एंड ऑक्सीजन में, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है. तो ये जो रिएक्शन है उसमें मैं स्टेट लिख रहा हूं, अच्छी तरह आप देखो, स्टेट लिख रहा हूं. हाइड्रोजन का स्टेट दोनों साइड +1 है, तो हाइड्रोजन का यहां पे कोई रोल नहीं है. नाउ सी ऑक्सीजन, तो पेरोक्साइड हमने पढ़ लिया है. पेरोक्साइड में मैंने आपको बताया था, पेरोक्साइड में ऐसे होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमने पढ़ा था उसमें हाइड्रोजन +1 था, ऑक्सीजन -1, +1 -1, और बीच में जो बॉन्ड है उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती, ये आपको बताया, ठीक है. और ये जो पार्ट है दैट कंसीडर्ड एज अ पेरोक्साइड, और मैंने उसका सिंबल भी आपको बताया था O2-2. तो मुझे बताओ पेरोक्साइड में ये जो ऑक्सीजन है उसका स्टेट -1 है. क्लियर? अब देखो -1 है. अब सबको पता है ऑक्सीजन की जो रेंज मैंने बताई थी -2 से +2, ये उसकी रेंज है. तो अभी पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट -1 है, मतलब इन दोनों के बीच में है कि नहीं? यस, इंटरमीडिएट स्टेट है. हाँ, तो पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसके पास दो रास्ते होते हैं. कौन से दो रास्ते? वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है. क्लियर? आगे जाना मतलब उसका एक और स्टेट हो सकता है, दैट इज मैक्सिमम, और एक स्टेट हो सकता है मिनिमम. क्लियर? तो अभी आपको पता चलेगा मैक्सिमम और मिनिमम. तो O2 एलिमेंट है जिसका 0, तो 0 हुआ, और H2O में क्या होता है -2, तो अभी उसका स्टेट -2 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ. मतलब ऐसे रिएक्शन में जो एलिमेंट है उसके 3 स्टेट होते हैं, आपको मिलेंगे. एक इंटरमीडिएट, दूसरा मैक्सिमम और एक मिनिमम. मतलब इंटरमीडिएट है तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम. तो ऑक्सीजन स्प्लिट हो रहा है दो सेक्शन में, मिनिमम स्टेट में और मैक्सिमम. Such type of chemical redox reaction is known as disproportionation reaction. और ऐसे बहुत रिएक्शन आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है जो एलिमेंट है उसका स्टेट बीच में होना चाहिए, दो रेंज जो उसके बीच में होना चाहिए. बॉर्डर पे है तो पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर? तो टाइप ऑफ रेडॉक्स में आज हम लिखना नहीं रहे, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है. वरना केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, एक एक एग्जांपल याद रखो, दैट इज सफिशिएंट. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है मैंने हर जगह पे, वो नंबर कैसे लिखते हैं वो आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अभी आज का जो लेक्चर है उसमें मेन मेरा कंक्लूजन इतना ही है कि आपको केमिकल रिएक्शन में से रेडॉक्स को आइडेंटिफाई करना कैसे है वो भी पता होना चाहिए, और जो रेडॉक्स को आपने आइडेंटिफाई किया है वो इन चार में से किस कैटेगरी में आ रहा है वो भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है? टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी दी है, तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि आप ये लेक्चर के बाद टेक्स्ट बुक जो है वो भी अच्छी तरह पढ़ लेना, एनसीईआरटी. ठीक है? उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन यदि है आपको अच्छी लगती
तो वहां पर डन कर देना। क्लियर? देखना आपका क्लियर होना चाहिए। साथ में दो इलस्ट्रेशन भी इसमें है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसका एक फोटो निकाल लूंगा, ठीक है। उससे रिलेटेड दो इलस्ट्रेशन भी टेक्स्ट बुक में है, वो भी आपको खुद सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। इलस्ट्रेशन 8.5, प्रॉब्लम 8.5 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब 8.5 में देखो क्या लिखा है, which of the following species do not show disproportionation reaction and why, ठीक है। तो अभी एक लिखा है, पहला एग्जांपल ये लिया है ClO-, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ClO-। अब इसमें दो एलिमेंट है, क्लोरीन एज वेल एज ऑक्सीजन, तो दोनों का स्टेट लिखते हैं। चलो क्लोरीन का रेंज मुझे बताओ, क्लोरीन की रेंज क्या थी, आपने पढ़ा है, मैंने लिखा है -12 +7, ओके। और ऑक्सीजन की जो रेंज है वो -2 से +2 की रेंज है, क्लियर, ओके। अब इसमें ClO- में ऑक्सीजन का जो स्टेट है वो -2 है, मतलब ए बॉर्डर में है, यस ए बॉर्डर में है, मतलब ऑक्सीजन है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वो बॉर्डर पे आ गया। अब इसके बाद जाने का एक रास्ता है, क्लोरीन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो क्लोरीन का कितना होगा, तो फाइंड करते हैं। चलो कैसे, वो मेथड मैंने बताई थी, क्लोरीन का x, ऑक्सीजन -2, रिजल्टेंट चार्ज -1, सो x इज इक्वल टू +1, क्लियर। तो यहाँ पे क्लोरीन का +1। अब मुझे बताओ +1 कहाँ पर आएगा, तो ए रेंज के बीच में आएगा। इसका मीनिंग हुआ Cl जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, बात समझ आई, मतलब इसका रेडॉक्स पॉसिबल है। लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नंबर 4 ClO4-, क्लियर। फिर से एक बार, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है और ऑक्सीजन की रेंज है, फिर से एक बार लिखूंगा, -2 से +2, बॉर्डर पे आ गया। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की जो रेंज है फिर से लिख रहा हूं -2 +7। अब इसमें क्लोरीन का स्टेट क्या है, दैट इज x -8 इज इक्वल टू -8 क्यों लिखा, एक ऑक्सीजन का -2 है, दो का सॉरी 4 का -8 हो जाएगा, और रिजल्टेंट -1 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, +7, तो क्लोरीन का स्टेट हो गया +7। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन भी बॉर्डर पे है, क्लोरीन भी बॉर्डर पे है, दोनों बॉर्डर पे है, इसका डायरेक्ट मीनिंग हो जाएगा दिस स्पीशीज डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्लियर। तो ऐसे आपको रिजल्ट देना है, टेक्स्ट बुक में उसको सॉल्व करके लिखा है, लेकिन आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो बाकी दो है वो सेट कर सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम जो 8.6 है वो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसमें देखो क्या लिखा है, सजेस्ट अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स, मतलब आपको 4 रेडॉक्स दिए हैं, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज कॉम्बिनेशन, व्हिच वन इज डिकम्पोजिशन, व्हिच वन इज displacement further divided into two section, metal and non metal, and last one is disproportionation। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्राई करो, सो ये आपके लिए होमवर्क है। और दूसरा एक है 8.7, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके पास टाइम है, एक बार पढ़ लेना, क्लियर। तो आज का जो लेक्चर था उसमें ज्यादा मैं आपको बताता नहीं हूँ, लेकिन इतना आपका क्लियर होना चाहिए। अब आज के लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। नॉर्मली हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जो रेडॉक्स होता है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, और उसमें एटम का बैलेंस भी करना होता है, और पैरेलल चार्ज जो है उसका भी बैलेंस करना होता है, और रेडॉक्स का बैलेंस करना है तो वो एक सिस्टम है, और वो सिस्टम के बेस पे हमें उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो
उसके जो 2 या 3 स्टेप्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और बैलेंस के भी 2 मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी है और हाफ रिएक्शन मेथड भी है, और दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो जेडब्ल्यू में भी आ सकते हैं। मतलब जब आप रेडॉक्स पढ़ते हो तो आपके दिमाग में रेडॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो क्लियर होना चाहिए, रेडॉक्स का टाइप पता होना चाहिए, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और रेडॉक्स को कैसे बैलेंस करते हैं वो भी आना चाहिए। 11th में इतना आना चाहिए बस। फिर 12th में ये जो रेडॉक्स हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने वाले हैं इन 12th। लेकिन अभी रेडॉक्स का पूरा नेचर आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडॉक्स को बैलेंस करने वाले हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, थैंक यू।